हेलो फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री। इससे पहले मैंने आपको फैराडे के नियम पढ़ाए हैं। यदि आपने इस क्लास को नहीं देखा है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स पर आपको लिंक मिल जाएगा, वहां आपने फैराडे के नियम देख सकते हैं। यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर करिए, ताकि आपको लेटेस्ट वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए, आज हम बात करने वाले हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री की। सबसे पहले हम ये समझने का प्रयास करेंगे, ये इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री जो है विद्युत रसायन क्यों पढ़ा जाता है। तो विद्युत रसायन शास्त्र की वह शाखा है जिसके अंतर्गत हम रासायनिक ऊर्जा और विद्युत ऊर्जा का जो परस्पर संबंध देखते हैं, या फिर रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में जो परिवर्तन होता है, इन सब का जो एक परस्पर विशेष संबंध है, इनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है, तो ये बात आप समझ में आ चुका है कि हम विद्युत रसायन क्यों पढ़ते हैं। इसके अंतर्गत हम क्या पढ़ते हैं, विद्युत ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में परिवर्तन और रासायनिक ऊर्जा का विद्युत ऊर्जा में जो परिवर्तन है, परस्पर इन दोनों में संबंध है, उनका अध्ययन हम कहाँ करते हैं, विद्युत रसायन यानी कि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ते हैं। ठीक है, ये बात क्लियर हुई। अब हम कुछ महत्वपूर्ण शब्दावली को समझेंगे ताकि इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री समझने में हमें और आसानी हो। जैसे कि कुछ शब्द हैं, जैसे पहला चीज है चालक। अचालक होता है, किसे कहते हैं, धात्विक चालक को समझेंगे। विद्युत अपघट्य क्या होते हैं, विद्युत अनवघट्य क्या होते हैं, इसके साथ हम पढ़ेंगे आक्सीकरण क्या है, अपचयन क्या है, और अंत में रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, चयन और एक और पॉइंट है रेडॉक्स अभिक्रिया। ठीक है, तो यहाँ पर हमने जितने सारे पॉइंट लिखे हैं सबको एक एक बार समझने का प्रयास करते हैं, एक एक करके। पहला नंबर है चालक का। तो चालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें से विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके। क्या किया जा सकता है, वे पदार्थ जिनमें से क्या प्रवाहित किया सके, विद्युत धारा, जिनमें से विद्युत धारा का प्रवाहन हो जाता है, विद्युत धारा को प्रवाहित किया जा सके, वो क्या कहलाता है, चालक कहलाता है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है अचालक। अचालक वे पदार्थ होते हैं जिनमें विद्युत धारा का प्रवाहन नहीं होता। जैसे कि लकड़ी में क्या विद्युत धारा का प्रवाहित कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो वे पदार्थ जिनमें से विद्युत धारा का विद्युत धारा को प्रवाहित नहीं किया जा सकता है। क्या कहलाता है, वो अचालक कहलाता है, यानी कि कुचालक कहलाता है। ठीक है, तीसरा जो है धात्विक चालक। धात्विक चालक, तीसरा पॉइंट है धात्विक चालकता। तो धात्विक चालकता वे पदार्थ होते हैं यदि हम इनमें विद्युत धारा को प्रवाहित करें तो रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, बस क्या है, इसमें कुछ ऊष्मा उत्पन्न हो जाती है। लेकिन जो इसमें विद्युत धारा होता है वो उच्च विभव से निम्न विभव की ओर प्रभावित होता है। ठीक है, क्या होता है, तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा हुआ है कि इसमें विद्युत धारा जो प्रवाहित किया जाता है तो इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है, परंतु क्या होती है, इसमें ऊष्मा क्या होता है, उत्सर्जित होता है। तो इसमें यदि ऊष्मा उत्सर्जित हो रहा है तो विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है। जब इसमें विद्युत धारा का प्रवाहन होगा तभी तो ये ऊष्मा उत्सर्जित करेगा, लेकिन इसमें रासायनिक परिवर्तन नहीं होता है। बस क्या होता है, यदि विद्युत धारा प्रवाहित कब होता है, जब इलेक्ट्रॉन जो होते हैं उच्च विभव से निम्न विभव की ओर क्या होते हैं, प्रवाहित होता है, तो क्या होता है, विद्युत धारा इसमें प्रवाहित होता है।
ठीक है, तो 3 पॉइंट समझ चुके हैं। अगले टॉपिक पर चलते हैं। चौथा नंबर है विद्युत अपघट्ट। देखिए, विद्युत अपघट्ट को हमने फैराडे के नियम में बहुत अच्छे तरीके से समझाया है। ठीक है, अपघट्ट यहाँ भी हम अच्छे तरीके से ही समझेंगे। तो विद्युत अपघट्ट वे पदार्थ होते हैं जो जली या गलित अवस्था में अपने आयन दे देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। जैसे कि हम बात कर लें सोडियम क्लोराइड की बात कर लेते हैं। आप सब लोग जानते हैं नमक। सोडियम क्लोराइड को यदि समान तौर पर रखे हुए हैं, ठीक है, तो ये अपने आयनों में विभक्त नहीं होगा। लेकिन जैसे ही हम इसे क्या पानी में मिला दें, पानी में मिला देते हैं तो एक विलयन तैयार हो, क्या तैयार होता है? विलयन, सॉल्यूशन तैयार हो जाता है। जब इस सॉल्यूशन विलयन में परिवर्तन हो गया, यानी कि ये किस अवस्था में आ गया? जलीय अवस्था में। ठीक है, दो अवस्था होनी चाहिए, या तो गलित होना चाहिए या तो गल जाना चाहिए, या तो फिर जलीय अवस्था में होना चाहिए। यदि इन दो अवस्थाओं में कोई भी ऐसा पदार्थ है और फिर उन अवस्थाओं में आने पर जैसे कि NaCl विलयन में परिवर्तन हो गया है, तो इन अवस्थाओं में आने पर यदि ये पदार्थ है ये अपने आयन देने लग जाते हैं, तो वे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। कोई सा भी पदार्थ ले लीजिए, कॉपर सल्फेट ले लीजिए। कॉपर सल्फेट भी कॉपर 2 धनायन, सल्फेट 2 ऋणायन प्रतीत हो जाता है। सल्फेट 2 ऋणायन में अपने विलयन में, जो कॉपर सल्फेट की जो विलयन होती है, तो विलयन में ये जो आयन है ये दिखने जाते हैं। जिंक सल्फेट की हम बात कर लेते हैं। जिंक सल्फेट जो होता है ये भी, यदि हम इसकी विलयन में देखें तो ये विलयन में क्या हो जाता है? अपने आयन में परिवर्तन हो जाता है। इस प्रकार के ढेर सारी चीज़ें जो होती हैं, जो गलित या जलीय अवस्था में आने पर क्या हो जाते हैं? आयन दे देते हैं, वे क्या कहलाते हैं? विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। आई बात समझ में? चलिए इसका डिफिनेशन लिखते हैं। वे पदार्थ जो गलित या जली विलयन में आने पर, गलित या जली विलयन में आने पर अपने आयन दे देते हैं। ठीक है, विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, अब देखिए, ये जो विद्युत अपघट्ट होता है ये 2 प्रकार के होते हैं। कितना है? दुर्बल विद्युत अपघट्ट, मैं ऐसे लिख देता हूं, और एक होता है प्रबल विद्युत अपघट्ट। प्रबल विद्युत अपघट्ट। ठीक है, अब जैसे ही मैं विद्युत अपघट्ट को V और A के रूप में लिखूंगा, ठीक है, तो समझ जाइए कि विद्युत अपघट्ट की बात कर रहे हैं हम। जो देखिए, तो दुर्बल और विद्युत अपघट्ट और प्रबल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं, यहाँ पर समझते हैं। देखिए, तो दुर्बल विद्युत अपघट्ट क्या होते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट वे विलयन होते हैं जो जलीय अवस्था में कम आयनित होते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? दुर्बल विद्युत अपघट्ट कहते हैं। प्रबल विद्युत अपघट्ट वे विलयन होते हैं जो अधिक आयनित होते हैं। ठीक है, तो ये कम आयनित होता है और ये क्या होते हैं? अधिक आयनित होते हैं, प्रबल विद्युत अपघट्ट कहलाते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट है, अब इनकी जो विद्युत चालकता होती है, विद्युत चालकता जो होता है ये कम होता है, और इसमें क्या होती है? विद्युत चालकता का मान अधिक होता है। ठीक है, तीसरा पॉइंट है, अब जो तनुता होता है इनकी विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव डालता है। तनुता से इनकी विद्युत चालकता जो है, तनुता से विद्युत चालकता पर अधिक प्रभाव पड़ता है। ठीक है, और इस पर क्या होता है? प्रबल विद्युत अपघट्ट में क्या होता है? तनुता से इनकी विद्युत चालकता पर कम प्रभाव पड़ता है, यानी कि तनुता का कम प्रभाव पड़ता है। ठीक है, मैं ऐसे कुछ लिख देता हूं, आप समझ जाइएगा, कम पड़ता है। ठीक है, तो यदि हम इसके एग्जाम्पल की बात कर ले, मैं यहाँ लिख देता हूँ एग्जाम्पल। जैसे हो गया एग्जाम्पल CH3COOH हो गया, ठीक है, NH4OH हो गया,
यदि हम प्रबल विद्युत अपघट्ट की बात कर लें तो क्या हो जाएगा, KCl हो जाएगा, कॉपर सल्फेट, खूब सारे इसके उदाहरण हैं। तो ये जो दुर्बल विद्युत अपघट्ट होते हैं जैसे CH3COH हो गया, NH4OH हो गया, प्रबल विद्युत अपघट्ट की बात करें तो इसमें हो जाता है KCl, कॉपर सल्फेट हो जाता है। तो ये अधिक आयनित होते हैं, ये कम आयनित होते हैं, एक ही विद्युत चालकता कम होती है, इनकी अधिक होती है। ठीक है, तनुता से इसकी विद्युत चालकता अधिक प्रभावित होता है, लेकिन इस पर प्रभाव तनुता का बहुत कम पड़ता है। ठीक बात है। तो ये समझ में आया कि विद्युत अपघट्ट किसे कहते हैं। यहाँ पर विशेष ध्यान देना एक चीज, गलित और जलीय। ठीक है, पहला पॉइंट हो गया। दूसरा चीज इसमें ध्यान देना, ये क्या देते हैं, आयन दे देते हैं, आयन दे देते हैं, बस ये चीजें याद रखना। कोई भी पदार्थ आयन देता है किस अवस्था में, यदि जलीय और गलित अवस्था में है तब, तो क्या उसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अपघट्ट कहते हैं। अब हम अगले पॉइंट पर चलते हैं, विद्युत अनवघट्ट पर। अगला हम पढ़ने वाले हैं विद्युत अनवघट्ट के बारे में। विद्युत अनवघट्ट में देखिए, यहाँ पर सभी डिफिनेशन जो लिखा हुआ है विद्युत अपघट्ट का, इसमें अंतर क्या है कि वे पदार्थ जो गलित और जलीय विलयन में आने पर अपने आयन नहीं देते हैं, क्या कहलाते हैं, विद्युत अनवघट्ट कहलाते हैं। जैसे कि हम बात कर ले एथिल एल्कोहल की बात कर लें, एथिल एल्कोहल हो गया, ठीक है, ईथर हो गया। इस प्रकार के जो पदार्थ होते हैं वे क्या होते हैं, अपने आयन नहीं देते हैं, जिस कारण ये पदार्थ क्या कहलाते हैं, विद्युत अनवघट्ट कहलाते हैं। चाहे वो किसी अवस्था में हो, गलित अवस्था में या जलीय विलयन में हो, अपने आयन नहीं देते हैं, रासायनिक परिवर्तन नहीं करते हैं, इस कारण इसको हम क्या बोलते हैं, विद्युत अनवघट्ट कहते हैं। ठीक है, बस छोटा सा बात था इस पर। अगला जो पॉइंट हम बात करने वाले हैं, ऑक्सीडेशन की और रिडक्शन की बात करने वाले हैं, यानी कि हम ऑक्सीकरण और अपचयन की बात करने वाले हैं। ठीक है, चलिए अगला हम पढ़ने वाले हैं ऑक्सीकरण। देखिए, ऑक्सीकरण जो होता है वह क्रिया होती है जिसमें इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है। क्या किया जाता है, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन को त्यागा जाता है उसको हम क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन को त्यागने की प्रक्रिया को क्या बोलते हैं, प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, ऑक्सीकरण कहते हैं। ठीक है, ऑक्सीकरण। जैसे कि हमारे पास क्या है, जिंक है, और ये जिंक क्या करता है, जिंक 2 धनायनों और इलेक्ट्रॉन को त्याग देता है। तो इलेक्ट्रॉन का त्यागना क्या कहलाता है, ऑक्सीकरण कहलाता है। अब चयन में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाता है। ठीक है, अब चयन क्या होता है, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन को ग्रहण किया जाए, जिस क्रिया में इलेक्ट्रॉन को क्या किया जाता है, ग्रहण किया जाता है, इसको हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। जैसे कि हमारे पास कॉपर 2 धनायन यदि है, ठीक है, कॉपर 2 धनायन है, यानी 2 धनायन है मतलब 2 इलेक्ट्रॉन की इसके पास कमी है। तो इस इलेक्ट्रॉन की कमी को पूरा करने के 2 इलेक्ट्रॉन को क्या कर सकता है, ये ग्रहण कर सकता है। किसी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है, और इलेक्ट्रॉन को ग्रहण करने की इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, अपचयन कहते हैं। ठीक है, ये कॉपर धातु में बदल जाता है। ठीक है, अब यदि हम इस अभिक्रिया को, रेडॉक्स अभिक्रिया और अपचयन को, दोनों अभिक्रियाओं को यदि ये दोनों अभिक्रिया साथ साथ चलने लग जाती है तो इसको हम क्या कहते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। क्यों रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है, इसलिए क्योंकि जो ऑक्सीकरण का इंग्लिश शब्द क्या होता है, ऑक्सीडेशन, और अपचयन को हम इंग्लिश में बोलते हैं रिडक्शन। तो इसका रेड ले लीजिए, इसका OX ले लीजिए, दोनों मिलकर क्या बनाते हैं, इसका रेड और इसका OX मिलकर रेड ऑक्स क्या बन जाता है, रेडॉक्स बन जाता है। तो दोनों अभिक्रियाओं की मिली जुली जो प्रक्रिया होती है उसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक, तो यहां पास आपने अभी पढ़ा रेडॉक्स अभिक्रिया। जो रेडॉक्स रिएक्शन होता है, इलेक्ट्रॉन का त्यागना और इलेक्ट्रॉन का ग्रहण करना, यदि प्रक्रियाएं साथ साथ चलने लग जाती है तो क्या, कौन सी अभिक्रिया कहलाती है, रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। और रेडॉक्स रिएक्शन में क्या होता है, जैसे कि जिंक लिया था और कॉपर 2 धनायन लिया था एक तरफ, और ये बन गया था
जिंक 2 धनायन में और कॉपर मुक्त अवस्था में हमें प्राप्त हो गया था। तो यहाँ पास यदि आप देखेंगे तो जिंक का क्या हुआ, ऑक्सीडेशन हुआ, और यहाँ पास कॉपर का क्या हुआ, रिडक्शन हुआ। ठीक है, तो कॉपर का रिडक्शन यानी कि अपचयन हुआ, दोनों प्रक्रियाएं साथ साथ चल रही है। इसका क्या हुआ, ऑक्सीकरण हुआ। ऑक्सीकरण अपचयन दोनों साथ साथ यदि चल रहे हैं तो इसको हम क्या बोलते हैं, रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। ठीक है, तो ये सब आपने छोटे छोटे टॉपिक को बहुत अच्छे तरह से समझ लिया होगा। टॉपिक है विद्युत अपघट्ट के विजन में चालकता। इसमें हम आणविक चालक, विद्युत अपघटनी चालकता, जितने भी चालकता, तुल्यांकी चालकता, ये सब चालकता को हम एक एक करके पढ़ने वाले हैं और सारे पॉइंट एक दूसरे से कनेक्ट होंगे। ठीक है।